हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। क्लास 12th अकाउंटेंसी का एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है, उसके लिए हम आप लोगों को पहले ही 75 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन दे चुके हैं। अगर आप इन 75 थ्योरी क्वेश्चन को कर लेते हो तो एग्जाम में 100% थ्योरी जो होगा वो यहीं से पूछेगा। इसके बाद हम लोग जो एग्जाम में आप लोगों को 30 नंबर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें स्टूडेंट लोगों का सबसे ज्यादा गलती होता है। यही कारण है कि अकाउंटेंसी जो कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है, जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, फिर भी इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उन लोगों का खतरनाक गलत होता है। तो अब आप लोगों को अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव के लिए परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। हम आप लोगों को पूरे अकाउंटेंसी का 8 से लेकर के 10, ध्यान रखना, 8 से लेकर के 10 एमसीक्यू का हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये वीडियो नंबर 1 है। टोटल 10 वीडियो आएगा। अगर आप इस 10 वीडियो को कर लेते हो तो अकाउंटेंसी में आपका 30 का 30 नंबर आपका स्कोर कर जाएगा, और अकाउंटेंसी में जो 90% मार्क्स आप लाना चाहते हो वो इजी तरीके से आपका आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, एकदम आप लोगों को 10 जो हम आप लोगों को एमसीक्यू का वीडियो डालेंगे उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, और आपके कांटेक्ट में कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाओ। जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितना भी आप ट्यूशन करते थे या स्कूल में या कॉलेज में, जितना भी आपके ग्रुप है, सब तक इस वीडियो को पहुंचा देना, ताकि कॉमर्स का एक एक स्टूडेंट इन सीरीज को देख करके अपने अकाउंटेंसी में 90% मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, चलो। हो सकता है इसमें से कुछ कुछ वीडियो आप लोगों ने पहले देखा होगा, फिर भी आप लोगों को एक बार और देखना है। 10 वीडियो लेके आएंगे एमसीक्यू का। इतना अगर आप कर लेते हो तो 30 में 30 नंबर एमसीक्यू में गारंटी है कि सही बना करके ही आओगे ही आओगे। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द absence of partnership deed, the allowable rate of interest on amount advanced by partner on the farm will be। यही बोल रहा है कि अगर कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फार्म में अगर साझेदारी संलेख यानी कोई भी रिटन एग्रीमेंट समझौता नहीं था, उस कंडीशन पे अगर कोई पार्टनर एडिशनल लोन ला करके दिया है तो उस लोन पे उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे। तो रूल के रिगार्डिंग एडिशनल लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, यानी 6% प्रतिवर्ष की दर से उसको ब्याज मिलेगा। और याद रखना, अगर कभी भी पार्टनरशिप डीड साइलेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो दो चीज याद रखना। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा सभी पार्टनर्स के बीच इक्वल रेशियो में करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। और दूसरा याद रखना, लोन पे ये जो एडिशनल लोन लाया है उस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे लोन में। इसके अलावे किसी पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, ना तो किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना तो किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटेंगे और इंटरेस्ट लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। इतना याद रखना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे साझेदार का फार्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फार्म इज दैट ऑफ। एक पार्टनर जो होता है वो फार्म का स्वामी यानी ओनर भी होता है, क्योंकि भाई कैपिटल खुद लगाया है, पूंजी खुद लगाया है, तो ओनर तो होगा ही। साथ ही साथ एजेंट का भी काम करता है वो। जरूरत पड़ेगा तो उसका प्रचार करना, उसको जाके मार्केट में सेल करना, सब काम करेगा। यानी ओनर और एजेंट, यानी स्वामी और एजेंट दोनों होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग को कई बार पूछा है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, यदि साझेदारों के आहरण की तिथि ना दी हुई हो तो कितने समय का ब्याज लगाया जाता है। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मेनी टाइम। यानी कि कौन सा पार्टनर कब कैपिटल निकाल रहा है, कब कैपिटल ड्रॉइंग्स कर रहा है, जब इसका डेट ही नहीं लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो एवरेज पीरियड होता है वो कितना लेते हैं। तो एवरेज पीरियड लेते हैं हम लोग 6 महीने का। कितने का? 6 महीने का एवरेज पीरियड लिया जाता है। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, चलो आगे। फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोगों को, फॉर्मूला पूछ रहा है त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम सबको पता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात, सॉरी नया अनुपात, एक मिनट भाई, न्यू रेशियो, सॉरी सॉरी त्याग रेशियो है ना, हाँ ठीक है। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस न्यू अनुपात। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या बोल रहा है। 5 पे बोला गया है
व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। किसी फर्म की प्रसिद्धि का मूल्य को ख्याति बोला जाता है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होता है, यानी एक इनविजिबल एसेट है, इनटैंजिबल एसेट है, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, बस उसका एक मौद्रिक मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर जो फर्म में एडमिशन होता है तो वो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है वो किस लिए लेके आता है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए लेके आता है क्योंकि वो आते ही फर्म में शेयर मांगता है। जैसे ए और बी दो पार्टनर फर्म को पहले से चला रहे थे, अब ये लोग एक नया पार्टनर फर्म को एडमिट कर रहा है, तो ये जो सी न्यू पार्टनर फर्म में आ रहा है ये अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल ला करके देगा। और याद है ना, ये जो न्यू पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, जैसे मान लो सी 1/3 के लिए आया, 1/6 के लिए आया, 1/5 के लिए आया, तो ये इसका प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट के लिए ही तो वो गुडविल ला के देता है फर्म को। तो अपने हिस्से का क्या लाने के लिए? लाभ में हिस्सा पाने के लिए, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट लेने के लिए वो गुडविल लेकर के आता है। आया समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। अकाउंटेंसी में अमूमन लोगों का कम नंबर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन हम जो आप लोगों को 8 से 10 वीडियो दिखाएंगे, लाएंगे, करवाएंगे, उतना कर लेना, 30 का 30 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे, पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि विनियोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र खाता है। याद रखना, कोई भी ऐसा अकाउंट जो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट है, डिजुलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, और ऐसा कोई भी अकाउंट जो पार्टनर्स के लिए होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, साथ ही साथ ये हम लोगों का शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वो भी मेरे लिए पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है? साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म पेमेंट आर मेड फ्रॉम, यानी अगर कोई पार्टनर फर्म में डेट कर गया तो उसके हिस्से का सारा चीज किसको मिलेगा? तो उसके हिस्से का सारा चीज उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, मतलब उसके एग्जीक्यूटर्स को दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटर्स, मतलब उसके उत्तराधिकारी को दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम हमेशा बोलते हैं इंग्लिश में ही पढ़ना, अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल इंग्लिश में बनाना, बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में थ्योरी लिखना, अगर इंग्लिश में थ्योरी लिखना है तो इंग्लिश में थ्योरी लिखना, लेकिन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तो हमेशा इंग्लिश में ही बनाना। ठीक है, चलो बोल रहा है एक्स वाई एन जेड, एक्स वाई जेड चला गया, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स एंड रेशियो इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। जेड डाइड, न्यू रेशियो बताओ एक्स एंड वाई का। ठीक है, बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। देखो, ओल्ड पार्टनर है एक्स वाई और जेड, इन लोगों का रेशियो है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। पहले बताओ क्या ये रेशियो बराबर है? नहीं है, तो पहले रेशियो बराबर करो नीचे, तो सबका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब 6 को हटा दो तो 3:2:1 एक्स वाई जेड का रेशियो निकल गया। अब कौन जेड डेट कर गया? एक्स जेड डेट कर गया, तो जेड का शेयर बताओ एक्स वाई जेड, यहां से जेड डेट कर गया, 3:2:1 में से जेड डेट कर गया ना, तो उसके बाद एक्स और वाई बचा। एक्स और वाई किस रेशियो में बांटेगा? एक्स और वाई का न्यू ऑर्गेनिक रेशियो हो जाएगा 3:2। न्यू रेशियो भी यही, ऑर्गेनिक रेशियो भी यही। 3:2 ढूंढो कहाँ है? ए नंबर पे है, ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया मेरा बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। याद रखना, जब कभी भी किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा, यानी जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करेगा, उस समय गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस समय हमेशा हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। कौन सा रेशियो निकालते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। आया बतिया समझ में? ठीक है,
चलो कसम से बोल रहे हैं, बस मेरे साथ आप लोग अकाउंटेंसी का एमसीक्यू का तैयारी कर लो और जो हम 75 क्वेश्चन दिए थे वो कर लो। भाई 90% आपका कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन पढ़ना और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना, सब तक। जो भी ग्रुप है आपका, जो भी आपका ऑफलाइन क्लासेस का भी स्टूडेंट लोग है, आपका ट्यूशन का स्टूडेंट लोग है, आपका स्कूल कॉलेज का है, सब जगह वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर खाता खोलना चाहिए। एन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म। जब पार्टनरशिप फार्म का डिजुलेशन हो जाता है तो वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं खोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों का खोला जाता है एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, फॉर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खातों को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन द डिजुलेशन ऑफ फार्म, ऑन द डिजुलेशन ऑफ फार्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो याद रखना पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है वो केस या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट केस या बैंक अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होता है। सपोज कर लो ए का लोन था तो क्रेडिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। लिखेंगे यहां हम लोग बाय एज लोन अकाउंट करके इसका अमाउंट दिखाते हैं। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड हम लोग दिखाते हैं केस या बैंक अकाउंट का। तो ढूंढो ऑप्शन में केस या बैंक है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर मान लो केस या बैंक नहीं रहता, सपोज कर लो यहां लिखा हुआ रहता करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, अगर यहां करेंट अकाउंट चालू खाता रहता, केस नहीं रहता, तो इसका राइट आंसर होता हम लोगों का इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड देना, इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। आ गया समझ में, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है संयुक्त पूंजी कंपनी है, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज है। तो संयुक्त पूंजी कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला जा रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। देख ढूंढो कहीं है अनुसूची 3 भाग 2, नहीं अनुसूची 3 भागे, हाँ यहाँ इसके द्वारा एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3, याद रखना एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3, इसके रिगार्डिंग हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। और पार्ट शेड्यूल 3 पार्ट 2 यानी कि अनुसूची 3 भाग 2 इसके रिगार्डिंग हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इसको भी याद रख लेना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग इसके रिगार्डिंग बनाते हैं, ठीक है। नया बैलेंस शीट का फॉर्म है, नया बैलेंस शीट जो इस तरीके से नहीं बनाते हम लोग, वर्टिकल फॉर्म का बैलेंस शीट। ये इक्विटीज एंड लाइबिलिटी लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं, फिर एसेट्स लिखते हैं, क्लोज करते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है आदत याचना पर अधिकतम ब्याज दिया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर कितना दिया जाता है? 10%। अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा नहीं दे पाए तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट काटता है कॉल सीनियर पे 10%, और 12% मिलता है कॉल सीन एडवांस पे। 12% किस में मिलता है? कॉल सीन एडवांस पे हम लोगों को 12% मिलता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर पे बोल रहा है संचित पूंजी का अर्थ है रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? रिजर्व कैपिटल का मतलब यानी संचित पूंजी का मतलब होता है आयाचित पूंजी का प्रार्थित भाग, यानी द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट अनकॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो सब्सक्राइब्ड तो हो गया है, शेयर होल्डर खरीद तो लिया है, लेकिन कंपनी उसको अभी तक नहीं मांगा है। कंपनी सिर्फ तभी मांगेगा जब कंपनी को बंद करने का नौबत आएगा, जब कंपनी का विंडिंग अप होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17। कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? टू हुम डिविडेंड इज पेड एट ए फिक्स रेट इन ए कंपनी, यानी कंपनी डिविडेंड, पहले ये समझ लो कि कंपनी जो है डिविडेंड का अगर बात आएगा, यानी कि डिविडेंड बोले तो लाभांश, हाँ जी डिविडेंड बोले तो क्या होगा? अगर डिविडेंड बोलेगा तो याद रखना डिविडेंड यानी कि लाभांश। तो कंपनी हमेशा लाभांश देता है शेयर होल्डर्स को। किसको देता है? शेयर होल्डर्स को, यानी कि अंशधारियों को। किसको देता है? शेयर होल्डर्स यानी कि अंशधारियों को देता है। और अगर बोलता कि कंपनी इंटरेस्ट किसको देता है, कंपनी इंटरेस्ट किस में देता है, यानी कि कंपनी ब्याज किस में देता है, तो याद रखना कंपनी इंटरेस्ट देता है डिवेंचर्स पे।
कंपनी देता है डिवेंचर्स पे, यानी डिवेंचर्स होल्डर्स को, ऋण पत्रधारियों को, ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है, ऋण पत्रधारियों को, यानी कि ऋण पत्र पर इंटरेस्ट दिया जाता है। अब कंपनी ये जो डिविडेंड पेड करता है उसमें फिक्स रेट से डिविडेंड किसको देता है? तो कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको देता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो है वो फिक्स दर से ब्याज दिया जाता है। आप अगर थोड़ा सा भी अगर आप अकाउंट्स में कुछ पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि जब कभी भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो उसके आगे में वो हमेशा मेंशन कर देता है कि कितना परसेंट हम इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 6% प्रेफरेंस शेयर इसका डिविडेंड देंगे। अगर 6% प्रेफरेंस शेयर लिखा इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर पे 6% डिविडेंड देगा। अगर 10% प्रेफरेंस शेयर लिखा इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर पे 10% डिविडेंड देगा। इक्विटी शेयर पे कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज बच गया लास्ट में, जो डिविडेंड लास्ट में बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर में रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी लिखा नहीं होता है। ठीक है, आया मेरा बात समझ में? अगर क्वेश्चन में बोला कि डिविडेंड किसको मिलता है तो बोलना शेयर होल्डर को, अगर बोला इंटरेस्ट किसको मिलता है तो बोलना डिवेंचर होल्डर को, यानी डिविडेंड शेयर पे मिलता है और इंटरेस्ट डिवेंचर पे। ठीक है, चलो आगे। 17 के बाद आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। देखो बता रहे, अगर बात कर रहा है प्राइवेट कंपनी का तो एक प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होगा 2 होगा और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होगा वो 200। लेकिन अगर बात करेगा कभी पब्लिक कंपनी के बारे में, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में, ये निजी कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी, और पब्लिक कंपनी यानी कि जब बात करेगा सार्वजनिक कंपनी में तो सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होता है, यानी कम से कम 7, और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होता है, यानी नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, जितना शेयर से इशू करेगा उसके बराबर होगा। तो यहां पे बोला था निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम 200 होगा, और यहीं अगर न्यूनतम बोलता तो न्यूनतम 2 होता। आया मेरा बात समझ में? हर एक चीज जो जो साइड में एक्स्ट्रा नोट्स लिखवाते जा रहे हैं, हर एक चीज को नोट्स लिखते जाना, थोड़ा 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 करके आप 10 वीडियो के अंदर में मास्टर बन जाओगे अकाउंट्स के एमसीक्यू में। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, बस आपको मेरे साथ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि ऋण पत्रधारी होते हैं डिवेंचर होल्डर आर। अभी बताएं, डिवेंचर होल्डर जो है, याद रखना, डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी को एक तरीके का लोन दिया है, लोन दिया है, और जब कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये बस उसका इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर कंपनी का ओनर पूछता कौन होता है तो बोलना कि ओनर होता है आपका शेयर होल्डर्स, यानी ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। लेकिन यहां डिवेंचर होल्डर बोला तो डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन, नए सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन के डॉट डॉट के बराबर राशि को ऋण शोधन संचय में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। यानी सिंपल बोल रहा है, सेबी का नया गाइडलाइन के अनुसार अगर डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितने परसेंट के बराबर होना चाहिए? तो नया रूल के हिसाब से 25% DRR होना चाहिए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। याद रखना 25% होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाता है? तो ये एक मौद्रिक सूचना यानी कि मॉनेटरी इंफॉर्मेशन दिखाता है। नहीं देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सपोज कर लो बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट में मान लो इक्विटीज एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिखा रहे, तो ये जो शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं, सपोज कर लो 1 लाख दिखा रहे हैं, तो ये 1 लाख रुपया में दिखा रहे हैं ना। इसके बाद मान लो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल के नीचे मान लो यहाँ देखते हैं रिजर्व, तो यहाँ रिजर्व अगर मान लो 20,000 है तो रिजर्व भी तो हम लोग अमाउंट में ही दिखाते हैं, रुपया में, यानी ये मौद्रिक इंफॉर्मेशन यानी कि मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को मेरा दिखाता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर पे बोल रहा है वित्तीय विश्लेषण के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इन तीनों को ही यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा इनमें से सभी, इन तीनों का ही बराबर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आदर्श शीघ्र अनुपात यानी आइडल क्विक रेशियो क्या होता है? देखो
आइडल क्विक रेशियो आपका 1:1 होता है। हम साइड में एक नोट्स लिखवा रहे हैं, अभी लिख लेना, ठीक है। देखो अच्छा से समझना इसको। अगर बोलता आइडल करंट रेशियो, अगर आपको बोलता कि आइडल करंट रेशियो क्या होता है, तो बोलना आइडल करंट रेशियो होता है 2:1। याद रख लेना इसको, आइडल करंट रेशियो 2:1, ठीक। अगर आपको पूछता आइडल क्विक रेशियो, आइडल क्विक रेशियो जिसका दूसरा नाम होता है लिक्विड आइडल क्विक रेशियो, या आपको बोलता एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, या आपको बोलता लिक्विडिटी रेशियो, या आपको बोलता आइडल लिक्विडिटी रेशियो, तो याद रखना ये तीनों तो एक ही नाम है ना, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, यानी लिक्विडिटी नहीं लिक्विड रेशियो। तो इसका जो आइडल फॉर्म होता है वो होता है 1:1। याद रखना, करंट रेशियो 2:1 होगा, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो ये 1:1 होगा। लेकिन यहां हम लोग को लिक्विडिटी रेशियो बोला ना, क्विक रेशियो बोला तो 1:1। अगर करंट रेशियो बोलता तो 2:1 टिक लगाते। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेगा, 100% मेरा गारंटी, ठीक है। चलो आगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है, याद होगा, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बोल रहा है कौन लिक्विड एसेट है, तो लैंड यानी भूमि तो फिक्स एसेट होता है, बिल्डिंग भी फिक्स एसेट होता है, डेटर तो करंट एसेट में चला गया। तो ये स्टॉक जो होता है, मेरे एक मिनट रुको, स्टॉक तो नहीं ना होगा, लिक्विड एसेट मेरा होगा डेटर। स्टॉक को तो देखो लिक्विड एसेट में घटा देते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ये तो लिक्विड एसेट नहीं होगा, लिक्विड एसेट मेरा होगा डेटर, ठीक है। आगे स्टॉक आवृत्ति अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किससे संबंधित होता है, लिक्विडिटी रेशियो यानी निष्पादन अनुपात से संबंधित होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनाया जाता है। एकदम ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। 28 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक अधिविकर्ष को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां से कौन मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, मशीनों का क्रय करना, परचेज ऑफ मशीनरी ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विनियोगों का क्रय करना ये भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, स्टॉक का नकद क्रय करना यानी कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश ये मेरे लिए जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन में आ गए, पता ही नहीं चला लास्ट क्वेश्चन में कब आ गए। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन छोड़े तो नहीं ना हम लोग, ठीक है नहीं छोड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है नकद बिक्री है कैश सेल। तो कैश सेल को जो है हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, यानी नकद बिक्री को परिचालन क्रियाओं में हम लोग सम्मिलित करते हैं। हो गया 30 का 30 एमसीक्यू सही। इसमें से कम 1-2 एमसीक्यू तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। हम गारंटी लेते हैं इस 30 में से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। वैसे ही हम लगभग आप लोगों के लिए 10 वीडियो लेकर के आएंगे, ये एक वीडियो हो चुका है, 9 और वीडियो लाएंगे। इतना कर लेना, अकाउंटेंसी एमसीक्यू में आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट हमको भी दिखाना है, और मेरे ऊपर फेथ बनाए रखो, और अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करो, और उनसे जरूर चैनल सब्सक्राइब करवा देना। आपके चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, आपके कॉलेज के दोस्त हो, या चाहे वो आपके ट्यूशन के दोस्त हो। और आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपका जो भी एग्जाम हो रहा है एक बार उस स्टूडेंट से पूछ लेना कि क्या आप राहुल कॉमर्स एकेडमी वाले सर को जानते हो, क्या वहां से पढ़ रहे हो। अगर वो बोलता है कि नहीं वहां से नहीं पढ़ रहे, तो उन तक मेरा वीडियो को जरूर पहुंचाना, और उनसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाना, ताकि आपके साथ साथ उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। एक बार पूछ के देखना ना अपने बगल वाले में, या होम सेंटर में, या एग्जाम सेंटर में किसी को पूछना कि राहुल कॉमर्स एकेडमी वाले सर को जानते हो या नहीं। हम भी तो जरा जाने कि कितना स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, या कितने स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हो, या हम कितना ज्यादा फेमस हुए या नहीं हुए। तो एक बार आपस में आप लोग जरूर मेरे बारे में बात कर लेना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एकदम धड़ाधड़ वीडियो लेकर के आएंगे, डरने परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ पढ़ो, बस मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। चलो।